नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत, जहां इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, इतने अलग अलग राज्य हैं, वो सब एक साथ मिलकर एक देश के तौर पर कैसे काम करते हैं? ये कोई जादू नहीं है। इसका पूरा जवाब, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे संविधान में ही छिपा है। और इसी ब्लूप्रिंट को कहते हैं इंटरस्टेट रिलेशंस या अंतर्राज्यीय संबंध। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि हमारे संविधान ने भारत को एक यूनाइटेड नेशन बनाए रखने के लिए क्या शानदार व्यवस्था की है। चलिए, इस सफर की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं, साइने क्वा नॉन। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम एसेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहयोग यानी कोऑपरेशन सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, एक परम आवश्यकता है। कोऑपरेशन के बिना हमारा फेडरल सिस्टम चल ही नहीं सकता। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे, ये इस बात से पता चलता है। वो जानते थे कि भविष्य में राज्यों के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, विवाद हो सकते हैं। तो उन्होंने पहले से ही प्रोएक्टिवली संविधान में ही एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जो इन संबंधों को मैनेज करने और देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक रोड मैप का काम करता है। तो सवाल यह है कि संविधान ने ये किया कैसे? देखिए, संविधान ने अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए 4 बहुत ही मजबूत स्तंभ, 4 पिलर्स बनाए हैं। पहला, पानी से जुड़े विवादों को सुलझाना। दूसरा, काउंसिल्स के जरिए कोऑर्डिनेशन बिठाना। तीसरा, एक दूसरे के कानूनों को मान्यता देना। और चौथा, पूरे देश में व्यापार की आजादी। यही वो 4 स्तंभ हैं जो हमारे फेडरल बैलेंस को, हमारे संघीय संतुलन को बनाए रखते हैं। तो चलिए, पहले पिलर को जरा गहराई से समझते हैं, पानी के विवाद। देखिए, नदियां किसी राज्य की सीमा नहीं जानती, वो बस बहती हैं। और इसीलिए नदी का पानी हमेशा से राज्यों के बीच एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है, एक क्लासिक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। हमारे संविधान में इसके समाधान के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म दिया गया है। और यहीं पे आता है हमारा आर्टिकल 262, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल संसद को, पार्लियामेंट को एक स्पेशल पावर देता है। वो ये कि संसद कानून बनाकर किसी भी अंतर्राज्यीय नदी के पानी के इस्तेमाल, बंटवारे या कंट्रोल से जुड़े किसी भी विवाद के निपटारे का इंतजाम कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी और कोर्ट को ऐसे मामलों से दूर भी रख सकती है। ये एक बहुत यूनिक पावर है। इसी आर्टिकल 262 के तहत 1956 में 2 बहुत जरूरी कानून बनाए गए। एक तरफ है रिवर बोर्ड्स एक्ट, जिसका रोल एडवाइजरी यानी सलाह देने का है। इसका काम है नदी घाटियों का विकास और रेगुलेशन देखना। और दूसरी तरफ है इंटरस्टेट वोटर डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसका काम है विवाद होने पर उसे सुलझाने के लिए एक एड हॉक ट्राइब्यूनल यानी एक अस्थायी न्यायाधिकरण बनाना। तो एक तरह से एक कानून प्रोएक्टिव है, सहयोग के लिए, और दूसरा रिएक्टिव है, विवाद के समाधान के लिए। अब देखिए, कागज पर तो ये सिस्टम बहुत मजबूत लगता है, लेकिन असलियत में प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत हैं। इन ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई बहुत बहुत लंबी खिंच जाती है। जरा सोचिए, कावेरी ट्राइब्यूनल को अपना फैसला देने में 17 साल लग गए। इसके अलावा भरोसेमंद डेटा की कमी, पानी के मुद्दों का राजनीतिकरण होना और फिर ट्राइब्यूनल के फैसलों को लागू करने में देरी, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, रावी, ब्यास, कावेरी, ये भारत के कुछ सबसे बड़े जल विवाद हैं। इसे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये किसी एक दो राज्य की समस्या नहीं है। ये एक नेशनल चैलेंज है, एक व्यापक संघीय चुनौती है जो देश के लगभग हर कोने को इफेक्ट करती है। चलिए, अब अपने दूसरे स्तंभ पर आते हैं। ये पिलर है कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का। इसके लिए हमारे संविधान ने कुछ मंच, कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जहां केंद्र और राज्य आपस में बैठकर बात कर सकें। ये काउंसिल्स कोऑपरेशन बढ़ाने और विवादों को बातचीत से सुलझाने के लिए बहुत जरूरी हैं। यहां पर हमें 2 तरह की काउंसिल्स के बीच का फर्क समझना होगा। एक है इंटरस्टेट काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे आप एक नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। और दूसरी हैं जोनल काउंसिल्स, जो स्टैट्यूटरी हैं, मतलब कानून से बनी हैं। ये छोटी रीजनल मीटिंग्स की तरह हैं, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और इनका फोकस जोन के स्पेसिफिक मुद्दों पर होता है। इंटरस्टेट काउंसिल की कॉम्पोजिशन देखिए, आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। इसके चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री, और मेंबर्स कौन हैं?
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री, बाकी यूटीज के प्रशासक और साथ ही 6 सीनियर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब देश की टॉप लीडरशिप एक साथ एक टेबल पर। यह संघवाद के मुद्दों पर चर्चा के लिए हाईएस्ट फोरम है। अब जोनल काउंसिल्स की संरचना देखें तो ये थोड़ी अलग है, ज्यादा रीजनल फोकस वाली। यहां चेयरमैन केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और वाइस चेयरमैन उस जोन के मुख्यमंत्रियों में से बारी बारी से एक साल के लिए बनते हैं। मेंबर्स में उस जोन के सभी मुख्यमंत्री, हर राज्य से 2 और मंत्री और यूटीज के प्रशासक शामिल होते हैं। यहां एक स्पेशल केस भी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। इसे 1971 में संसद के एक अलग कानून से बनाया गया था। ये एक जोनल काउंसिल की तरह तो काम करती ही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिक स्ट्रेटेजिक और डेवलपमेंटल जरूरतें हैं उनको देखते हुए इसे रीजनल प्लानिंग और सिक्योरिटी रिव्यू की अतिरिक्त और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी 2 स्तंभों पर। ये पिलर्स लीगल और इकोनॉमिक यूनिटी को पक्का करते हैं। सही मायनों में यही वो प्रावधान है जो ये एंश्योर करते हैं कि भारत एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करे, जहां कानून और व्यापार की कोई अंदरूनी सीमाएं ना हो। आर्टिकल 261 में है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। ये एक तरह का संवैधानिक गोंद है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लू। ये कहता है कि केंद्र और सभी राज्यों के पब्लिक एक्ट्स, मतलब उनके कानून, उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और अदालतों के फैसलों को पूरे भारत में मान्यता दी जाएगी और सम्मान दिया जाएगा। पर यहां एक बहुत जरूरी बारीकी है जिसे समझना होगा। ये जो फुल फेथ एंड क्रेडिट है, ये सिर्फ सिविल मामलों पर यानी दीवानी अदालतों के फैसलों पर लागू होता है, क्रिमिनल जजमेंट्स पर नहीं। इसे ऐसे समझिए, अगर दिल्ली की कोई अदालत जमीन के किसी झगड़े पर फैसला देती है तो उस फैसले को तमिलनाडु में भी लागू करवाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल कानून हर राज्य का अपना होता है। और हमारा आखिरी और चौथा पिलर आर्टिकल 301। ये आर्टिकल पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और लोगों की आवाजाही की आज़ादी की गारंटी देता है। इसका मकसद है राज्यों के बीच की सारी आर्थिक रुकावटों को हटाना और भारत को एक सिंगल यूनिफाइड इकोनॉमिक मार्केट बनाना, जहां सामान और सेवाएं बिना किसी रोक टोक के आ जा सकें। तो क्या यह आज़ादी एब्सोल्यूट है, बिना किसी शर्त के? नहीं, संविधान कुछ शर्तों के साथ इस पर रोक लगाने की इजाजत भी देता है। संसद जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन वो राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। इसी तरह राज्य सरकारें भी जनहित में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, लेकिन ऐसे किसी भी बिल के लिए राष्ट्रपति की पहले मंजूरी जरूरी है। ये एक बेहतरीन संतुलन है। तो इन चारों स्तंभों को समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सब अलग अलग नियम नहीं हैं। ये एक वेल कनेक्टेड इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसे एक ही मकसद के लिए बनाया गया है, और वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सारे संवैधानिक प्रावधान हार्मनी बाय डिजाइन के प्रिंसिपल पर आधारित हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये उम्मीद नहीं की कि सद्भाव अपने आप आ जाएगा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को, यानी संभावित टकराव को, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन में, यानी रचनात्मक सहयोग में बदल सके। और यही हमारे मजबूत और एकीकृत भारत की असली नींव है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे भारत और इवॉल्व हो रहा है, फेडरल प्रेशर्स और बढ़ रहे हैं, तो क्या कोऑपरेशन का ये जो फाउंडिंग फ्रेमवर्क है, ये जो बुनियादी ढांचा है, ये समय की कसौटी पर खरा उतरेगा, या फिर हमें इसे नए सिरे से फंडामेंटली रीइन्वेंट करने की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में भारत के संघीय भविष्य की दिशा तय करेगा।